नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है यह आपको KBC नैनो बुक से हम लेकर आए हुए हैं, जो कि अभी नया बुक आया हुआ है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों आपको कल से रेगुलर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि शाम में भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए। और दोस्तों आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आप प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलोडित हौज बायोरिएक्टर। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर विलोडिज हौज बायोरिएक्टर है। और बायोरिएक्टर जैविक रूप से सक्रिय वातावरण का समर्थन करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर को लिख कर उसके बाद पूछिएगा कि ये क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू के खट्टा होने का कारण साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिग्निन। लिग्निन जो है वह आपको कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। और लिग्निन जटिल कार्बनिक पॉलीमर का एक वर्ग है जो कि अधिकांश पौधों के समर्थन ऊतकों में प्रमुख संरचनात्मक सामग्री बनाता है। और यह कोशिका भित्ति के निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्जलीकरण। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर खून में से पानी लेने लग जाता है और इससे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में थकान एवं सुस्ती महसूस होने लगती है, जिसे हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह न्यूनतम होता है। माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाले प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह लाल दिखाई पड़ता है। और बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वह आपको सर्वाधिक होता है, यानी कि बैगनी के लिए अगर पूछेगा तो सर्वाधिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरोसा। आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। और आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। और आहार नाल का सबसे भीतरी परत जो है वह म्यूकोसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूकोसा, जो ऑप्शन सी में दे रहा है यह आपको सबसे भीतरी परत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है वह प्रजनन अंग नहीं है।
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाह्यदल। बाह्यदल या बाह्यदल पुंज फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाह्यदल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है और यह प्राय हरे रंग का होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इथेनॉल जो है वह पानी में घुलता नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी में दे रहा है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह सही नहीं है। इथेनॉल जो है पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है और इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10.5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दाब को परिभाषित करता है और दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं और दाब का मात्रक पास्कल, संकेत पीए हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है और यह पुष्पन में बाधक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेसेंटा। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है और भ्रूण का पोषण जरायु यानी कि एरियान अपरा के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस के द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी इसलिए दूधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। पारा जो है वह ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है।
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्ट्रोजन जो है वह आपको एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है और यह हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास में यानी कि सहायक होता है, यानी कि प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे दिया हुआ है एस्ट्रोजन, यहाँ पे दिया है एंड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रोजन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीछे का भाग जो है वह कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है और यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में स्थानांतरित है कृषि और संबंधित राज्य दिया हुआ है, जो कि सुमेलित करना है आपको सूची 1 को आपको कि किस राज्य से कृषि संबंधित है। 22 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेवार जो है वह बिहार दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। बेवार जो है वह मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम है और दीपा जो छत्तीसगढ़ सही है, पामलू जो है मणिपुर सही है और झूम असम सही है, लेकिन बेवार जो हो जाएगा यह आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिटुमिनस जो है वह एक समान प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश जो होता है वह 70 से 90% तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम पलामू के आपको लातेहार जिला के उत्तर पूर्वी भाग से होता है, जो कि छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरैया जो है थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। औरैया जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर सी। और सभी जो दिया हुआ है बरौनी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव, यह आपको बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 में कह रहा है कि हिप्पोकेम्स किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह पूछ रहा है कि हिप्पोकेम्स किस ग्रह का उपग्रह है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है आपको हिप्पोकेम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरकान योमा जो है वह आपको नेपाल से संबंधित नहीं है। आरकान योमा पर्वत श्रृंखला का संबंध जो है वह आपको यह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय महाभारत श्रृंखला और शिवालिक श्रृंखला जो है यह आपको नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मिस्र देश का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मिजोरम राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित
फोंगफुई को ही नीला पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि वेरिनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको झेलम नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है और जम्मू कश्मीर के पश्चिम से पूरब की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको कर्क रेखा यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के आपको कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में आपको पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा आधा राज्य अंग्रेज द्वारा छीन लिया गया और श्रीरंगपट्टनम के युद्ध यानी कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए और श्रीरंगपट्टनम राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम जो थी वह मैसूर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय का अंकन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में महाजनपद है और उसकी राजधानी दिया हुआ है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी, काशी की राजधानी बनारस, कौशल की श्रावस्ती और वत्स की कौशाम्बी, यानी कि 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इस पूरा स्थल की खोज जो है वह आपको 1953 में आपको बीबी लाल ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन के द्वारा अपनाया गया था। सुल्तान नासिर उद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। वह गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने अपने शासन काल के दौरान रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह मेहता, चिंतापन केलकर और मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के अध्यक्ष की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके महासचिव बनाए गए। माफ़ कीजिएगा, हम गलत डिस्कशन बता दिए। 42 में आपको कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको कह रहा है कि यानी कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टुटगार्ट में फहराया था। यह आपको 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको ताम्रलिपि बंदरगाह। ताम्रलिपि बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ये भी आपको 66वीं बीपीएससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैप्टन स्लीमन। मेजर जनरल स्लीमन एक ब्रिटिश सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी थे जिसने 1830 में ठगों का उन्मूलन किया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रही कौन था या कौन थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा आपको सन 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर भाषण और अपनी गिरफ्तारी देता था यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा कि गांधार कला शैली समन्वय है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और यूनानी या ग्रीक शैली के मिश्रण से भारत में गांधार शैली का जन्म हुआ और इसका कारण यह है कि गांधार भूमि में भारतीय और यूनानी पर्याप्त समय साथ साथ रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया था और बाद में इस सांची के स्तूप का शुंग सम्राट अग्निमित्र ने जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मत्स्य की राजधानी जो है वह विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की राजधानी जो है वह मथुरा और अस्मक की राजधानी जो हो जाएगा वह पोतन हो जाएगा यानी कि 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई।
54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 123 में। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 9 जो है वह आपको इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह आपको नागरिकता से संबंधित है और यह संविधान के भाग 2 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशव भारती बनाम 1973। केशव भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया और सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का आधार उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान विधेयक। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है और अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है, यानी कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा उपयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ, यानी कि कूट का सही उत्तर चुनना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आपको एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपको अनुच्छेद है और उसका प्रावधान है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को उत्तर चुनना है। इसमें 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 के ख जो है वह उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 जो है वह राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए हम पीडीएफ में भी आप लोग अच्छा से उसे देख लीजिएगा। कह रहा है कि धन विधेयक भारत के क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधीवादी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद
36 से 51 के अंतर्गत किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी, यानी कि तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कड़ा की निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग जो है वह आपको एक संविधानोत्तर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी पूंजी शून्य है तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुगतान जो है शेष में घाटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कह रहा है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निवेश बैंक का। भारत में जीवन बीमा निगम ब्रिटिश काल की देन है और सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन आपको 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने समान प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आपको जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। थोड़ा सा यह बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 72। कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। कहा कि निजी क्षेत्र में लघु और माध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन करता था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक। निजी क्षेत्र में लघु और मध्य उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन विश्व बैंक करता है और इसका मुख्यालय जो है वह आपको विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना प्रतिपादन किया गया। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट ई पार्क ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी जो है यह आपको एक प्राथमिक उपभोक्ता है। जो पशु तथा जीव हरे पत्ते वाले पेड़ पौधे तथा घास फूस का सेवन करते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77।
कह रहा है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 कह रहा है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जानी जाती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, यहाँ पे होना चाहिए कौन जारी करता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि UNEP जारी करता है। UNEP का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय जो है वह नैरोबी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो हो जाएगा कह रहा है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास, हिरन और शेर जो है वह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो जीव हरे पौधे को अपना भोजन बनाता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो भोजन का आधार बनाता है वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है, और जो जीव द्वितीय उपभोक्ता को भोजन का आधार बनाता है वह आपको तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो लाए थे यह KBC नैनो बुक से लाए थे। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।